Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. कभी सोचा है कि इतने बड़े और इतनी विविधताओं से भरे देश यानी भारत पर राज करना कितना मुश्किल काम रहा होगा, खासतौर पर उस जमाने में मध्य युग में। ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता था। लेकिन फिर आए मुगल। ये जो हम देख रहे हैं ये सिर्फ एक किला नहीं है, ये है दिल्ली का लाल किला, मुगल शक्ति का, उनके पावर का एक जीता जागता प्रतीक। और इसकी विरासत आज भी जिंदा है, इतनी जिंदा कि सदियों बाद भी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री इसी की प्राचीर से पूरे देश को संबोधित करते हैं। तो यही है हमारा सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये हुआ कैसे? कैसे बाहर से आए हुए एक छोटे से समूह ने 200 साल से भी ज्यादा तक दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक को न सिर्फ बनाया बल्कि उसे चलाया भी? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। आखिर आए कहां से थे ये लोग? कौन थे ये मुगल? मुगलों की कहानी ना उनके खून में ही लिखी है। उनके पास दो विरासतें थीं। एक तरफ मां की ओर से वो चंगेज खान के वंशज थे, लेकिन वो इस नाम से जुड़ना पसंद नहीं करते थे। और दूसरी तरफ पिता की ओर से वो थे तैमूर के वंशज, जिस पर उन्हें बड़ा गर्व था। तो ये उनके लिए अपनी पहचान का एक बहुत बड़ा सवाल था। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में एक लड़का अपना सब कुछ खो देता है, अपने ही घर से निकाल दिया जाता है। ये कहानी है बाबर की, पहले मुगल सम्राट की। सालों तक इधर उधर भटकने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार काबुल पर कब्जा किया और फिर हिंदुस्तान का रुख किया। यहां उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो सदियों तक चलने वाला था। तो ठीक है, उन्होंने भारत में अपनी जगह तो बना ली, लेकिन इतने बड़े इलाके को, इतने अलग अलग लोगों को संभाला कैसे? उनकी रणनीति आप कह सकते हैं एक दो-धारी तलवार जैसी थी, ताकत और समझदारी। देखिए, जंग के मैदान में ना मुगल अपने समय से बहुत आगे थे। उनके पास एक ऐसी चीज थी जो दुश्मन के लिए काल जैसी थी, उनकी तोपें। और पानीपत की पहली लड़ाई इसका सबसे बड़ा सबूत है, जहां इस तकनीक ने पूरा खेल ही पलट दिया। और इस तकनीक और रणनीति का नतीजा ये देखिए इस नक्शे पर। पीढ़ी दर पीढ़ी मुगलों ने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया। अकबर के समय से शुरू होकर औरंगजेब तक आते आते उन्होंने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना परचम लहरा दिया था। लेकिन मुगलों का असली हथियार हमेशा तलवार नहीं थी, बल्कि उनकी कूटनीति थी। उनका तरीका बहुत सीधा था। जो उनकी बात न माने उसके खिलाफ अभियान चलाओ, लेकिन जब वो हार जाए तो उसे बेइज्जत मत करो, उसको सम्मान दो। उसकी जमीन यानी वतन उसे वापस दे दो, एक वतन जागीर के रूप में। और तो और उनसे रिश्ते जोड़ो, खासकर राजपूतों के साथ शादियां करके। इस तरह दुश्मन को दोस्त बनाने की कला उन्हें खूब आती थी। तो जमीन तो जीत ली, लोगों को साथ भी जोड़ लिया, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को रोजमर्रा में चलाया कैसे जाए? इसके लिए उन्होंने एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया जो अपने वक्त से कहीं आगे था। हर बड़े सिस्टम की एक रीढ़ की हड्डी होती है। मुगलों के लिए ये थे मनसबदार। अब ये मनसबदार क्या था? सोच लीजिए, ये एक तरह की ग्रेडिंग प्रणाली थी। जैसे आज कॉर्पोरेट दुनिया में रैंक होते हैं, आपका रैंक, आपकी सैलरी, आपकी सैन्य जिम्मेदारी सब इससे तय होता था। और इस सिस्टम की सबसे खास बात यह थी कि इसने ईरानी, राजपूत, मराठा जैसे अलग अलग समूहों को एक ही प्रशासनिक ढांचे में लाके खड़ा कर दिया था। अब ये सिस्टम काम कैसे करता था? बहुत आसान है। 3 चीजें याद रखिए। पहला, जात। ये एक नंबर था जो आपका रैंक और आपकी सैलरी तय करता था। जितना बड़ा जात उतनी बड़ी इज्जत और सैलरी। दूसरा, सवार। इसका मतलब था कि आपको कितने घुड़सवार सैनिक रखने होंगे। और तीसरा, जागीर। सैलरी कैश में नहीं बल्कि एक जमीन के टुकड़े से टैक्स इकट्ठा करने का अधिकार के रूप में मिलती थी। इसी जमीन को जागीर कहते थे। अब इतना बड़ा साम्राज्य, इतने मनसबदार, इतनी फौज, इस सब के लिए पैसा कहां से आता था? इसका जवाब है जब्त। ये कोई मामूली टैक्स सिस्टम नहीं था, ये डेटा पर आधारित था। अकबर के मंत्री टोडरमल ने एक कमाल का सिस्टम बनाया। उन्होंने 10 साल तक हर इलाके की पैदावार, कीमतों और खेती का सर्वे किया और उस डेटा के आधार पर हर फसल पर टैक्स तय किया। सोच सकते हैं उस जमाने में इतना एडवांस सिस्टम। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। मुगल साम्राज्य की ये जो शानदार इमारत थी ना, इसमें भी धीरे धीरे कुछ दरारें पड़ने लगी थीं। ऐसी दरारें जो अंदर ही अंदर उसे खोखला कर रही थीं।
एक तरफ तो अकबर जैसे बादशाह थे जिन्होंने सुलह कुल यानी सबके लिए शांति के सिद्धांत को अपनाया। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक ऐसी नीति थी जिसने इस विशाल और अलग-अलग धर्मों वाले साम्राज्य को एक साथ बांध कर रखा था। और दूसरी तरफ सिस्टम पर बोझ बढ़ता जा रहा था। ये नंबर देखिए, अकबर के समय में जहां सिर्फ 29 बड़े मनसबदार थे, वहीं औरंगजेब के समय तक ये संख्या बढ़कर 79 हो गई। मतलब ज़्यादा लोग, ज़्यादा सैलरी, लेकिन ज़मीन तो उतनी ही थी। खजाने पर बोझ बढ़ना तो लाजमी था। अब इसका नतीजा क्या हुआ? मनसबदार तो बढ़ गए, लेकिन उन्हें सैलरी देने के लिए जागीरें यानी ज़मीन कम पड़ने लगी। अब लोगों को अपनी जागीर के लिए लंबा लंबा इंतजार करना पड़ता था, और जब मिलती भी थी तो उससे उतनी कमाई नहीं होती थी जितनी कागजों पर लिखी होती थी। और जब सिस्टम कमजोर पड़ता है तो भ्रष्टाचार अपनी जगह बना लेता है। ये पेंटिंग उसी दौर की कहानी कहती है। इसमें साफ दिख रहा है कि एक ऑफिसर रिश्वत ले रहा है और टैक्स कलेक्टर गरीब किसानों पर जुल्म कर रहा है। अब जागीरदार कोशिश करते थे कि जितना हो सके उतना पैसा किसानों से निचोड़ लें। आम आदमी की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। और अमीरी गरीबी के बीच की खाई वो इतनी गहरी हो चुकी थी कि यकीन करना मुश्किल है। यह आंकड़ा देखिए, साम्राज्य के कुल 8000 मनसबदारों में से सिर्फ 445, जी हां, सिर्फ 445 आला दर्जे के मनसबदार पूरे साम्राज्य की 60% से भी ज्यादा दौलत पर कब्जा किए हुए थे। एक तरफ शानदार महल थे तो दूसरी तरफ लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी। और जब जुल्म और असमानता हद से बढ़ जाती है तो लोग बगावत करते हैं। 17वीं सदी के आखिर तक आते आते किसानों का गुस्सा फूट पड़ा, जगह जगह विद्रोह होने लगे, और इस विद्रोह की आग ने मुगल साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी। तो आखिर में सवाल वही है, हम मुगलों को कैसे याद रखें? एक ऐसा साम्राज्य जहां एक तरफ कमाल की दौलत थी जिसने ताजमहल जैसी अनमोल धरोहरें दी, और दूसरी तरफ बेहद क्रूर असमानता थी। उनकी विरासत एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह है, एक तरफ रोशनी है तो दूसरी तरफ अंधेरा। और ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है।